Viewers, when we breathe in oxygen, ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है? आफ्टर ट्रैवलिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ये फाइनली पहुंच जाता है लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर एक टाइनी स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं हम अलवुली। इस अलवुली के साथ अटैच होते हैं ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज। तो वहाँ से डिफ्यूज होने के बाद ये ब्लड में चला जाता है। ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स के अंदर, डिफरेंट टिश्यूज तक ले जाता है। वहाँ पे जो फूड होता है वो उस फूड को ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी रिलीज करता है, क्योंकि एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए टू डू डिफरेंट एक्टिविटीज। इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को कहते हैं हम रेस्पिरेशन। व्यूअर्स, दिस इज एम असलम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। आज के इस सेशन में हम रेस्पिरेशन के पहले स्टेज, पहले फेज ग्लाइकोलिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, what is respiration? Respiration is a series of chemical reactions that happens inside the cells, in which food molecules, for example glucose, to release energy for the cell. जो केमिकल इक्वेशन होती है रेस्पिरेशन की, दैट इज C6H12O6, दैट इज द carbohydrate or a glucose, 6 times oxygen. It produces 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water, and it also produces energy. ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है बिकॉज फूड इज ऑक्सीडाइज्ड। क्योंकि ये रेस्पिरेशन सेल के अंदर होती है इसलिए हम इसको कहते हैं हम सेलुलर रेस्पिरेशन। जो रेस्पिरेशन है ये दो किस्म की होती है। एक होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन विच ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मौजूद भी होगा फिर भी वो इस्तेमाल नहीं करते, तो इट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट मोस्टली ऑकर्स इन बैक्टीरिया एंड यीस्ट। दूसरी होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। इट ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इसको हम 3 फेजेस या 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड वन इज क्रेब्स साइकिल, थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बट glycolysis is common in both anaerobic respiration as well as in aerobic respiration. आज के इस सेशन में हम इसी ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे, ये कैसे होता है और इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शंस that break glucose apart to liberate the energy it holds in its carbon hydrogen bonds. Glycolysis occurs in the cell cytoplasm. जो हमारी सेल होती है उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होता है और साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म में ये ग्लाइकोलिसिस होती है क्योंकि जो उसके लिए एंजाइम्स होने चाहिए वो प्रेजेंट होते इन द फ्लूइड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोसॉल। इसीलिए ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है ग्लाइकोलिसिस। एज अ सेट ऑफ रिएक्शंस ग्लाइकोलिसिस डज नॉट नीड द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं होता है। ग्लाइकोलिसिस occurs in both aerobic with oxygen and
एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन। तो ये दोनों सूरत में हो सकती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। ग्लाइकोलिसिस जो होती है, इट इज अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज C6H12O6 6 carbon compound into pyruvate or pyruvic acid, which is 3 carbon compound with the chemical formula CH3COCOOH. The free energy released in this process is used to form the high energy molecules ATP, adenosine triphosphate, and NADH, reduced निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पे हम इसको तफसील से डिस्कस करेंगे। एटीपी जो है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एडिनोसिन मॉलिक्यूल विथ 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये रिसाइकल भी हो सकता है। कभी कभी इससे एक फॉस्फेट निकल भी सकता है, तब ये बनाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, या इस एडिनो डाइफॉस्फेट के साथ तीसरा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल सकता है और बना सकता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ये 3 चीज़ों का बना होता है। एक, इसके पास एक डबल रिंग होता है जिसको एडेनिन कहते हैं। सेकंड वन, एक शुगर मॉलिक्यूल होता है विथ 5 कार्बन रिंग, और इस शुगर के साथ a chain of 3 phosphate groups are attached, 1 2 3 adenosine triphosphate, and it is known as energy currency of the cell. All living things use ATP as an energy source. ये आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारे बैंक में पैसा है तो बैंक हमें ATM प्रोवाइड करता है, तो हम इस ATM कार्ड से शॉपिंग भी कर सकते हैं। कहीं आउटसाइड बैंक से दूर हो तो वहाँ पे हम पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। इसी तरह इट इज़ दिस ATP acts as an ATM, or we can better call it energy currency of the cell. वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल so that you never miss my any updated video. Glycolysis, which is also known as glycolytic pathway or the Embden-Meyerhof-Parnas pathway. 3 फिजियोलॉजिस्ट, 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पूरी ग्लाइकोलिसिस को डिस्कवर किया। वन वॉज गस्टाव एम्डेन, सेकंड वन वॉज ऑटो मेयरहॉफ, एंड थर्ड वन वॉज जैकब कार्ल पार्नास। इसीलिए हम इसको दूसरा नाम भी कभी बोलते हैं हम EMP पाथवे। ये एक सीक्वेंस होता है 10 केमिकल रिएक्शंस का, which takes place in the most cells that break down a glucose molecule into pyruvate or pyruvic acid. याद रखें, पायरुवेट को हम दूसरा नाम बोलते हैं हम pyruvic acid भी, which is a 3 carbon compound. जो एंटायर ग्लाइकोलिटिक पाथवे है या ग्लाइकोलिसिस, इसको हम 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रिपरेटरी फेज, विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द रिएक्शंस, जिसमें ATP कंज्यूम होता है, इसीलिए हम कभी कभी इसको बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट फेज। दूसरा होता है पे ऑफ फेज या ऑक्सीडेटिव फेज, जिसमें वो रिएक्शंस होती है जिसमें ATP प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पहले 4 स्टेज, ये हो गए प्रिपरेटरी फेज, इसमें ATP कंज्यूम होता है, और उसके बाद होता है पे ऑफ फेज, जो लास्ट 5 स्टेज होते हैं जिसको कहते हैं इसमें ATP जनरेट होता है। ये पूरे 10 स्टेप्स है, और इसमें हर एक स्टेप के अंदर
कोई न कोई एंजाइम इन्वॉल्व होता है। यहाँ पे इस पूरे एंजाइम की डिटेल्स है। तो लेट अस डिस्कस ऑल दीज स्टेप्स वन बाय वन। सबसे जो पहला स्टेज होता है, हमारे पास ग्लूकोज होता है विच इज़ 6 कार्बन कंपाउंड। ये छोटे छोटे बॉल्स रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन को, 1 2 3 4 5 6, मीन्स ग्लूकोज इज 6 कार्बन कंपाउंड। ये इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले स्टेप में जो ग्लूकोज है इसके साथ एक एटीपी ऐड होता है। एटीपी में से एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें से एक फॉस्फेट निकल के इस ग्लूकोज के साथ जुड़ जाता है और अब रहता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट ग्लूकोज के साथ ऐड हो गया और 2 एडीपी बाहर निकल गई। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम फॉस्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फॉस्फेट टू ए कंपाउंड और ए सब्सटेंस इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 6 कार्बन है, मगर 6 कार्बन के साथ अब एक फॉस्फेट भी जुड़ गया। मगर यहाँ पे एक सवाल उभरता है, अगर हम रेस्पिरेशन इसलिए करें कि ये फूड ब्रेक डाउन करे और एनर्जी रिलीज करे इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हम तो इसको यही से एटीपी दे रहे हैं। ये ऐसी बात है, अगर हमें कोई बिजनेस शुरू करना हो ताकि हम कोई प्रॉफिट कमाएं, पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम इसको यही से फॉस्फेट देते हैं, ये हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाद में आप देखेंगे ये वही से जनरेट करेगा एटीपी। तो ये बना था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ये मोर रिएक्टिव होता है देन द ग्लूकोज आफ्टर द एडिशन ऑफ फॉस्फेट, एंड इट ट्रैप्स ग्लूकोज इनटू द सेल। ये सेल के अंदर इसको ट्रैप करता है और इस फॉस्फोरिलेशन के अंदर हमारे पास एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है जिसको कहते हैं हम हेक्सोकाइनेज। पहले स्टेज में हेक्सोकाइनेज एंजाइम अपना रोल अदा करता है। उसके बाद जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पे देखिए आप सेकंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ये आइसोमेराइज हो जाता है, इसकी आइसोमेराइजेशन हो जाती है। आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स having the same molecular formula but different structural arrangements। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ 1 कार्बन 2 3 4 5 and 6 here outside the ring। यहाँ पे तो इसमें एक ही साइड चेन अवेलेबल है फॉर द फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोट को ऐड करने के लिए इसके पास एक ही साइड चेन अवेलेबल होती है जिसको कहते हैं हम आइसोमेराइजेशन। यहाँ पे मैंने इसको अरेंज किया। अब देखिए आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये 6 कार्बन बन गया। पहले भी 6 कार्बन था मगर मैंने इसको रीअरेंज किया। अब इसके पास 2 साइड चेन्स अवेलेबल है जहाँ पे मैं फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैंने यहाँ पे ऐड किया, एक मैंने यहाँ पे ऐड किया। इसीलिए ये इसकी आइसोमेराइजेशन हो जाती है ताकि हम एक से ज़्यादा फॉस्फेट इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो आइसोमेराइजेशन के बाद ये बनाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। पहले था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अब बन गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट by the process of isomerization. Now the fructose 6 phosphate इसकी दोबारा फॉस्फोराइलेशन हो जाती है, मीन्स एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप।
तो हम और एक ATP इन्वेस्ट करते हैं, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसमें से एक फॉस्फेट ऐड होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ, और ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं हम फॉस्फोराइलेशन। और उसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होता है दैट इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस। तो आफ्टर द एडिशन ऑफ फॉस्फेट, अब देखिए आप बन गया हमारे पास फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। पहले हमारे पास सिर्फ 6 कार्बन के पास फॉस्फेट था 6 पोजीशन पे, अब हमारे पास पहले कार्बन के पास भी फॉस्फेट आ गया। नाउ वी हैव fructose 1,6 bisphosphate. फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट ये स्प्लिट होता है into the two molecules, one dihydroxy acetone phosphate and glyceraldehyde 3 phosphate, और उसके लिए एंजाइम की ज़रूरत पड़ता है, and for this we need enzyme aldolase एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है इसके लिए। आफ्टर splitting, that is why this process is known as glycolysis, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिस। वन इज डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट, सेकंड वन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिफ्थ स्टेप में जो डाइहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट होता है इसकी आइसोमेराइजेशन हो जाती है, ये रीअरेंज करता है अपने आप को, ये कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में by the process of isomerization. Now we have the two molecules of phosphoglyceraldehyde, one with 3 carbon and a phosphate group, another with 3 carbon and a phosphate group. अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन या सेकंड फेज शुरू होता है जिसको कहते हैं पे ऑफ स्टेज या पे ऑफ फेज। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है, मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मैंने शुरुआत में बोला था आपको जो ग्लाइकोलिसिस होती है इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता है, तो यहाँ ऑक्सीजन ऐड नहीं कर सकते हैं, और कोई भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं मिलता है विच कैन बी रिमूव्ड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड या डीकार्बोजाइलेशन हो सकती है। यहाँ पे इंस्टेड व्हाट हैपन्स, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, तो इसको कहते हैं हम डीहाइड्रोजनेशन, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो जो ये हाइड्रोजन रिमूव होता है इसको एक्सेप्ट करता है NAD, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो जब ये इसको एक्सेप्ट करता है इट बिकम्स हाइड्रोजन एक्सेप्टर। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, which accepts as a hydrogen acceptor NAD positive, and it is converted into the NADH। क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं इसलिए हम लिखते हैं 2NADH। और जो ये 2 NADH निकोटीन एमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये एनर्जी रिलीज करते हैं। इस एनर्जी जो ये जनरेट करते हैं इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन द अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप टू द फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। अब आप यहाँ पे देखिए अब हमारे पास जो फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था
इसको हमने और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड किया, अटैच किया। अब ये बन गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड करने के बाद, जिसको हम कह सकते हैं H3BO4, ये बन गया। पहले हमारे पास सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप था, अब हमारे पास फर्स्ट पुश में भी फॉस्फेट ग्रुप आ गया, तो बन गया 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। 2 मॉलिक्यूल्स बन गए इसके आफ्टर द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यहाँ पे मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर हम इनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो वो अल्कोहल्स बनाते हैं, अगर अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो अल्डिहाइड्स बनाते हैं, अगर अल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो एसिड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा, जो हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट था, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द एसिड। बिसफॉस्फोग्लिसरेट। नाउ जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल है, अब यहाँ पे और एक फॉस्फोराइलेशन होती है जिसको कहते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मीन्स where a substrate of glycolysis donates a phosphate to the ATP। अब जो ये सबस्ट्रेट है, यही से फॉस्फेट बाहर निकलता है, तो हमारे पास ADP आ गया, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये इस मॉलिक्यूल के पास आ गया और इसने इसको फॉस्फेट दिया और ये बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ आपने देखा, अब ATP जनरेट होने लगा, प्रोड्यूस होने लगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास 2 फॉस्फेट थे, यहाँ पे एक ही फॉस्फेट है। दोनों मॉलिक्यूल ने एक एक फॉस्फेट डोनेट किया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के, एंड इट फॉर्म्स नाउ 3-phosphoglycerate, 2 molecules of 3PG और फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसको कहते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जब कोई सबस्ट्रेट डोनेट करता है फॉस्फेट टू द ATP। अब हमारे पास जो रिएक्शन नंबर 8 है, उसमें जो 3-phosphoglycerate होता है, 2 मॉलिक्यूल्स, इनमें आइसोमेराइजेशन हो जाती है। इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन फॉस्फेट मॉलिक्यूल, यहाँ पे आप देखते, यहाँ पे हमारे पास तीसरे कार्बन के पास फॉस्फेट था, ये शिफ्ट होता है फ्रॉम 3rd कार्बन टू द 2nd कार्बन, 1 2 3। यहाँ पे भी देखिए आप, इसकी आइसोमेराइजेशन हो जाती है। नाउ इट प्रोड्यूसेस 2 molecules of 2-phosphoglycerate। This is one molecule, this is another molecule, by the process of isomerization। उसके बाद जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें हाइड्रेशन होती है, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ वाटर। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, एंड विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ a double bond। The product is phosphoenol pyruvate, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PEP, PEP। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम इनोलेशन, बिकॉज इनोल कंपाउंड इज फॉर्म्ड, और इसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर होता है, दैट इज इनोलेस। फाइनली इन द स्टेप नंबर 10, जो हमारे पास है PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, 2 मॉलिक्यूल्स,
ये डोनेट करते हैं एक फॉस्फेट ग्रुप टू द एडीपी। एडीपी देखिए आ गया, तो इसको पेप ने एक फॉस्फेट डोनेट किया और बन गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एक एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट हो गया। क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो टू एटीपीज आर फॉर्म्ड, एंड दिस इज नोन एज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, जो मैंने पहले भी कहा है, जब सबस्ट्रेट डोनेट करता है फॉस्फेट, और वी कैन कॉल इट इज नोन एज डीफॉस्फोरिलेशन। Addition of phosphate group is known as phosphorylation, and removal of phosphate from the substrate is known as dephosphorylation, and they are converted into two molecules of pyruvate, जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 1 2 3। तो हमारे पास 2 पायरुवेट या प्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स बनते हैं आफ्टर द कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस, after the complete breakdown of the glucose molecule, which is a 3 carbon compound, और ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। आप देखिए, ये हमारे पास पूरी डिटेल है, 10 स्टेप्स। ग्लूकोज से हमने शुरू किया और हमने 10th स्टेप में पायरुवेट बन गए 2 मॉलिक्यूल्स, और 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड विच इज़ 3 कार्बन। हर एक स्टेप के अंदर एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे देखिए आप कौन कौन से एंजाइम किस स्टेप में इन्वॉल्व होता है। मगर और एक चीज़ आपने देखा, जो पहला स्टेप हमारे पास था, जब ग्लूकोज के साथ एटीपी ऐड हो गया था, फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया, तो एक एटीपी कंज्यूम हो गया। उसके बाद यहाँ पे और एक एटीपी कंज्यूम हो गया, तो 2 एटीपीज कंज्यूम हो गए। मगर जब हमने ऑक्सीडेटिव फेज में देखा, दूसरे फेज में, वहाँ पे स्टेप नंबर 7 के अंदर 2 एटीपीज जनरेट हो गए, और स्टेप नंबर 10 के अंदर 2 मोर एटीपीज जनरेट हो गई। तो 4 एटीपीज जनरेट हो गई, 2 कंज्यूम हो गई। अगर हम देखेंगे नेट गेन, तो नेट गेन इज 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। मोर ओवर, जो हमारे पास 2 NADH पॉजिटिव होते हैं, इनसे हम अगर ये नेक्स्ट स्टेप में आ गए क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन 1 NADH कैन जनरेट 3 ATP मॉलिक्यूल्स, और 2 6 बना सकते हैं, और 6 + 2 8 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हो सकते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर। तो यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल मैंने दे दी है। ग्लाइकोलिसिस में टोटल ATP प्रोड्यूस 4 होते हैं, 2 यूज़ होते हैं, और नेट गेन होता है 2 मॉलिक्यूल्स का। और अगर हम NADH को लेंगे अंडर एरोबिक कंडीशंस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच कैन जनरेट 6 ATP मॉलिक्यूल्स, तो टोटल 8 ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट या पायरुविक एसिड बनते हैं, विच इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड विद द केमिकल फार्मूला CH3COCOH और C3H4O3। जो 10 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, उसमें 7 स्टेप्स रिवर्सिबल होते हैं और 3 स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं। ये 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 10, और फाइनल स्टेप वो इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि सेल के पास ऐसे एंजाइम नहीं हो सकते हैं जो रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं या वापस कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है सेल के लिए भी। तो स्टेप नंबर 1 ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है। ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, उसके लिए हेक्सोकाइनेज की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ इरिवर्सिबल स्टेप। स्टेप नंबर 3, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्ट टू फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, उसके लिए चाहिए फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। स्टेप नंबर 10 और द लास्ट स्टेप, phosphoenol pyruvate is converted into pyruvic acid in the presence of pyruvate kinase, वो भी इरिवर्सिबल स्टेप होता है। तो 10 स्टेप में से 3 स्टेप, स्टेप नंबर 1, 3 एंड 10 दे आर इरिवर्सिबल, और जो बाकी स्टेप्स है वो रिवर्सिबल होती है।
Now, importance of glycolysis. Glycolysis is the most important pathway. Most of the energy used by cells comes from glucose. It is the first pathway that is used to convert glucose into energy. It is the first main metabolic pathway of cellular respiration that produce energy in the form of ATP. व्यूअर्स फाइनली मैंने कुछ MCQs दिए हैं विच आर लाइक टू बी आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Finally, I have also provided the answer key to all these questions. इसको आप टैली कर सकते हैं अपने आंसर्स के साथ। Finally, I have given the mnemonic to remember the steps of the glycolysis. Goodness gracious Father, Franklin didn't go buy perfect pumpkins to prepare pies. इसी तरह जो इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए भी एक निमोनिक है, हंग्री पीटर पैन एंड द ग्रोलिंग पिंक पैंथर ईट पाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड write your comments in the comment section. See you in the next video. Till then, goodbye.